हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल IHIMS एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इन एक्चुअल में आपको पता ही होगा, एक जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। वो सारे सिस्टम्स आपस में कंबाइन होके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने में मदद करते हैं। उसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इन सभी सिस्टम्स को हम बारी बारी से ओवरव्यू करेंगे, पढ़ेंगे कि आखिर ये सिस्टम्स होते क्या है और इन सिस्टम्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो आज जो हमारा पहला लेक्चर है या जो पहला टॉपिक है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। कि इन एक्चुअल में आप जो थोड़ी सी इमेज देख पा रहे होंगे, ये इसमें थोड़ी सी इमेज अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा कटा हुआ है। आपको पता है ये डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, इसमें माउथ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ये पिक्चर थोड़ी सी मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, इसलिए मैंने इसको यूज किया है। बाकी जो भी चीजें होंगी मैं एडिशनली ऐड कर दूंगा। अब इस पिक्चर को ध्यान से देख लो। ये इन एक्चुअल में ध्यान से क्यों बोल रहा हूं मैं देखने के लिए, क्योंकि आप जो चीज पढ़ने वाले हो उसकी एक इमेज आपके दिमाग में बनी हुई होनी चाहिए। कि अगर मैं कोई चीज पढ़ने वाला हूं तो उसकी एक इमेज होनी चाहिए कि आखिर मैं क्या पढ़ने वाला हूं, ताकि जब आप देखोगे ध्यान से तो आपको चीजें समझती आएंगी कि मैं कहां से कहां कैसे ट्रेवल कर रहा हूं और आप उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करोगे। तो ध्यान से 1-2 मिनट लो, 3 मिनट लो, जितनी मिनट लीजिए और इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से विजुलाइज करो। हालांकि मैं बार बार आपको इस डायग्राम को दिखाता रहूंगा, लेकिन मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस डायग्राम को अच्छे से विजुलाइज कर लो। अब हम समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो मैं नेक्स्ट पेज लेने वाला हूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है और ये आखिर डाइजेशन होता क्या है। देखो, आप ह्यूमन बीइंग जो होता है उसको अगर जीवित रहना है तो उसे न्यूट्रिशन चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। खाना खाएगा, खाना चाहिए। अब खाना क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है। अब आप कुछ भी लेते हो, कुछ भी खा जाते हो, ऑब्वियस है आप देना, या मैगी पानी को कोल्ड ड्रिंक के साथ मैगी चल रही है। इन एक्चुअल में पेट का काम तो वो नहीं है ना। पेट तो सिर्फ इतना चीज समझता है कि भाई मुझे रोटी खानी है और सब्जी खानी है। पेट को सिर्फ इतना पता है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, कभी कुछ खाते हो, कभी कुछ खाते हो। अब मशक्कत किसकी बढ़ती है? पेट की। पेट को तो पता ही नहीं कि भाई ये कोल्ड ड्रिंक मैगी होती क्या है, और आप उसको यूज करते हो। तो मेहनत किसको करनी पड़ती है? हमारे पेट को। कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी खा लेते हो, कुछ भी खा लेते हो उसको डाइजेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए तुम जो इतना बड़ा बड़ा खा लेते हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाता है। जब एक बार डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसका दूसरा प्रोसेस चालू होता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसको? एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर दोनों प्रोसेस आएंगे। फर्स्ट पहले क्या होगा? डाइजेशन, उसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन क्यों होगा? क्योंकि जो आप इतना बड़ा बड़ा कुछ भी खा लेते हो उसको सबसे पहले छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में हमें तोड़ना होता है। जैसे इतनी बड़ी अगर रोटी है तो आप सभी को पता है कि कोई तो महान होता है जो एक ही बार में खा जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई इसके 4 टुकड़े करता है, कोई 8 टुकड़े करता है, 16 टुकड़े करता है, लेकिन इसके बाद भी तो उसका क्या करना होता है? हमें डाइजेशन करना होता है। उसके लिए हमारे पास पूरा एक सिस्टम मौजूद है जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारा स्टार्ट कहां से होता है? तो बेटा आपका खाना डाइजेस्ट करने का काम कहां से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है। कहां से स्टार्ट होता है? माउथ। यानी कि जब भी माउथ छोड़ो, जब खाना सामने होता है तभी से स्टार्ट हो जाता है। तभी से आपकी सलाइवा मुंह में आने लग जाता है। कुछ अच्छा बना हुआ होता है तो दिमाग में आने घंटी बज जाती है कि आज कुछ अच्छा बन रहा है, और तभी से खाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इन एक्चुअल में जब खाना आपके माउथ में एंटर करता है तो डाइजेशन का प्रोसेस उस समय से क्या होता है? स्टार्ट होता है। जब खाना एक बार माउथ में पहुंचता है तो माउथ के पास 2-3 पार्ट्स होते हैं जो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो बात आती है वो होती है आपकी टीथ की, यानी कि दांत की। डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके दांत, जो कि चमचमाते रहने चाहिए, हमेशा व्हाइट रहने चाहिए, ठीक है। तो वो एक अलग कंडीशन है, व्हाइट होने से डाइजेशन का कोई ताल्लुकात नहीं है, फिर भी अच्छे साफ दांत रहने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले टीथ की बात करता हूं। टीथ क्या करता है कि जो आप इतना बड़ा रोटी कुछ भी चीज खा लेते हो उसको क्रश करता है। क्या करता है? क्रश। उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करने का काम करता है? बनाने का काम करता है। तो टीथ का मेन काम क्या है? जो आपके फूड पार्टिकल है उनको क्या करने का काम करता है? ये बेटा क्रश करने का काम करता है। अब टीथ के बाद एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चीज, वो क्या है? आपकी जो सलाइवा होता है। क्या होता है? सलाइवा। इसका क्या काम होता है आपको मैं बता देता हूं। इन एक्चुअल में जो आपको सलाइवा होता है इसका आपको लगता हो क्या पता कि ये ऐसे ही है, खामे खाई है, ऐसा कुछ नहीं है। सलाइवा के अंदर इन एक्चुअल में एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम होता है सलाइवरी
अमाइलेज। क्या नाम होता है उसका? सलाइवरी अमाइलेज। अब देखो ये एंजाइम्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं विस्तार पूर्वक बाद में चर्चा करूंगा, काफी लंबा टॉपिक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो। ये जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं? जिसके पीछे बेटा ये ASE लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? ASE जिसके पीछे भी लगा हुआ होगा, समझ जाना वो कुछ और नहीं है, वो क्या है? उसका एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। तो एंजाइम पता करने की ट्रिक क्या होती है? जिसके पीछे भी ASE लगा होगा, आप समझ जाओ वो क्या है? एंजाइम है। अब एंजाइम करते क्या है? इन एक्चुअल में एंजाइम कुछ और नहीं होते, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। अब आप सोचोगे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है? कोई नई चीज नहीं है, शांति से सुनो, कुछ भी ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या ही बोल गए। बहुत सिंपल भाषा में समझना। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वो कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को या रेट को घटा या बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के जरिए बोलता हूं कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मान लेते हैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, तो इस काम को करने में मान लेते हैं जब आपके पास एंजाइम नहीं था तो 1 घंटा लगता था। कितना घंटा लगता था? 1। अब मैंने क्या किया, कोई सपोज करो कि कोई एक एंजाइम मिला दिया, अब इसी काम को करने में आपको 1 सेकंड लगेगा। क्या लगेगा? सेकंड। यानी कि एंजाइम्स क्या होते हैं? कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ किसी भी रेट की जो रिएक्शन होती है उसके रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। आमतौर पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है एंजाइम सिर्फ हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते ही है। ऐसा नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। अब बेसिकली हमने क्या कहा, हमारा खाना कहा था, स्टार्ट से समझना, पूरा शुरुआत से हमने खाना था, खाना बाहर आते मैंने क्या कहा था, खाना अगर आपके सामने भी रखा है तब भी डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वन वो एक बार माउथ के अंदर एंट्री मारता है तो सबसे पहले उसको कौन अटैक करता है? कौन जाता है? टीथ। कौन करता है? टीथ उसको क्या करता है? क्रश करता है। यानी कि जो फूड आपने लिया होगा उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर रहा होगा? उसको कन्वर्ट करना होता। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया? सलाइवा। जो आपके माउथ के अंदर क्या होता है? सलाइवा होता है। इसके अंदर पास एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। वो क्या करता है? इसके पास एक ये जो एंजाइम होता है वो डायरेक्टली डाइजेशन में हेल्प करता है। किसका हेल्प करता है? डाइजेशन में। ये किसको डिसोशिएट करता है? तो ये डायरेक्टली अटैच करता है बेटा स्टार्च को। किसको अटैच करता है? सीधे डायरेक्टली अटैक किसको करता है? यानी कि स्टार्च का डाइजेशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को स्टार मार्क करके रख लेना कि हम खाते तो कुछ भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, फैट्स भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? आपके माउथ से स्टार्ट हो जाता है। और कौन सा एंजाइम इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है? सलाइवरी अमाइलेज रिस्पॉन्सिबल होता है, जो स्टार्च को डिसोशिएट करने में क्या करता है? हेल्प। अब तीसरा बंदा कौन है? माउथ के अंदर ही 3 है, जो सबसे थर्ड वन आपने सुना होगा, आपकी जीभ। लगता है वैसे जीभ का बहुत सारे काम होते हैं, इसका एक ही काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं। जीभ आप सोचते हो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह काम करते हैं, सिर्फ एक दूसरे की चुगली करने में, ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं। जीभ का इन एक्चुअल में डाइजेशन का काम होता है। ये क्या काम करती है? ये जितना भी आपका जो भी फूड पार्टिकल्स क्रश वगैरह हुए हैं उनको अच्छे खासे सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम करती है। क्या काम करती है? सलाइवा के साथ इसको क्या करती है? मिक्स करने का, यानी कि मिक्सिंग करने का काम करती है। मिक्सिंग करने का काम करती है। तो ये जो आपकी जीभ होती है वो क्या काम करती है बेटा? मिक्सिंग। यानी कि जो आपने फूड खाया या जो भी रोटी वगैरह खाई है उसको जो क्रश किया था दांत से और जो सलाइवा निकला था उसको दोनों तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करने का काम कौन करता है? आपकी जीभ करती है। तो इसके बहुत काम के बहुत बेनिफिट हैं, इसको ऐसे ही मत समझो, इधर उधर वेस्ट मत करो, चुगलियां करने में, इधर उधर की बातें फैलने में बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। उसका जो काम है मेन, उस काम पर इसको फोकस करने दो। तो ये जितना भी आपको मैंने बताया ये सब डाइजेशन कहां पर हुआ? आपके माउथ में। तो मैंने क्या कहा कि डाइजेशन स्टार्ट कहां होता है? माउथ में। दूसरा पॉइंट क्या है आपको याद रखना है यहां पर, कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है? माउथ के जरिए। अब माउथ में भी एक तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है दैट इज कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज, और वो किसको डाइजेस्ट करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। अब माउथ से देखो, पूरे टर्मिनोलॉजी को समझते हुए चलना है। फूड था, फूड माउथ में आया, माउथ में इतना जो भी डाइजेशन होना था हो चुका। अब फूड क्या करता है? माउथ को निकालने के बाद अब हमारे पास एक पाइप होता है, आपको सबको पता ही होगा, एक पाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज फूड पाइप। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। बायोलॉजिकल सेंस में इसको क्या बोलेंगे हम? इजोफेगस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इजोफेगस नाम से। तो ये पहला पार्ट था। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा पार्ट मैंने क्या बोला कि ये अब खाना कहां पहुंच गया है? फूड पाइप के अंदर। कहां पहुंच गया है? फूड पाइप। अब फूड पाइप को ही बायोलॉजी में हम क्या बोल देते हैं? इजोफेगस बोल देते हैं। कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, साइंस में थोड़ा टर्मिनोलॉजी चेंज करते हैं और कुछ नहीं। उसी खाने की नली, जैसे कि खाने की नली सुना भी होगा आपने, उसी को इंग्लिश में इन्होंने इज़ोफेगस कह दिया। कोई नई और कठिन चीज नहीं है। तो मैंने क्या कहा, वो खाना कहां पहुंचा? फूड पाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं? इज़ोफेगस। क्या बोलते हैं? इज़ोफेगस। जैसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं किसी का मुंह है,
और ये हो गया आपका फूड पाइप। ऐसा मुंह नहीं होता है, लेकिन मान लो, ठीक है, ये किसी का माउथ है, अच्छा नहीं लग रहा वैसे तो, लेकिन जो भी है छोड़ो। और इसके बाद इसी से क्या जुड़ा हुआ होता है, पाइप, एक सिलेंड्रिकल पाइप जुड़ा हुआ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप, या इसको हम क्या बोलते हैं, ईजोफेगस कहते हैं। क्या करते हैं, ईजोफेगस। इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है जो फूड जो आपके माउथ में बना था उसको स्टमक तक पहुंचाना। कहां पहुंचाना, स्टमक तक पहुंचाना। कौन काम करता है, ईजोफेगस। क्या करता है, ईजोफेगस। तो इसका पॉइंट, स्टार मार्क पॉइंट क्या क्या बनेगा, सबसे पहला काम क्या करता है, ट्रांसफर। क्या करता है, ट्रांसफरिंग द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। यानी कि कहने का मतलब इसका सबसे पहला काम स्टार मार्क पॉइंट, तो वो सारे की पॉइंट है, यही इंपॉर्टेंट है, इन एक्चुअल में आपको यही याद रखना होता है। तो कहने का मतलब की पॉइंट क्या कहता है कि इसका मेन काम क्या हो गया आपका, सबसे पहला काम क्या हो गया, सबसे पहला काम है कि ये माउथ से कहां तक लेके जाता है, फूड को स्टमक के पास लेके जाता है। कहां लेके जाता है, स्टमक। अब दूसरा काम क्या है बेटा, देखो अगर कोई भी आपकी बॉडी में कोई भी चीज प्रेजेंट है तो खामे खाई नहीं, इसका काम सिर्फ ट्रेवल कराने का नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसमें दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो काम क्या होता है, यहां पर क्या होती है, इसकी जो वाल्व्स होती है ना वो कुछ इस प्रकार से मूवमेंट करती है। जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं, ये फूड पाइप है, अगर ये फूड पाइप है, इसमें से खाना जा रहा है, तो ये क्या करती है, ऐसे करके अंदर बाहर ऐसे करके क्या करती है, मूवमेंट करती है। क्या करती है, मूवमेंट। अब उस मूवमेंट को, इस ये जो मूवमेंट जो हो रही है, इसी मूवमेंट को हम किसी नाम से जानते हैं, और इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या पेरिस्टालसिस, कुछ भी बोल सकते हो, मूवमेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें क्या होता है, जो खाना आपका माउथ से स्टमक के अंदर जा रहा है, ये जो ट्रांसफर कर रहा है, ये जो फूड पाइप है, इसको क्या करती है, क्रश करने का काम करती है, इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट करती है। क्या करती है, इनवर्ड आउटवर्ड, जिसकी वजह से आपका खाना और च्यूइंग होता है। क्या होता है, और ज्यादा च्यूइंग। जब ये खाना इस यहां पर होता है ना, तो इस खाने को हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। तो बोलस क्या होता है, एक तरीके से खाना ही है जिसको आपको स्मॉल पार्टिकल, जिसको सलाइवा से अच्छा खासा वो ढका हुआ है, और वो जो बन जाता है इसोफेगस के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, बोलस बोलते हैं। अब ये बोलस कहां एंटर करेगा, हमारे स्टमक के अंदर एंटर करेगा। कहां करेगा, स्टमक के अंदर। तो अब हम तीसरे पार्ट पे पहुंचते हैं। तीसरा हम कहां पहुंच चुके हैं, स्टमक के अंदर पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं, स्टमक। इन एक्चुअल में सही मायने में अगर मैं बोलूं तो जो मेन डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टमक के अंदर ही होता है। जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं, जो भी चीजें होती है, वो सब कहां मौजूद होती हैं, स्टमक के अंदर ही मौजूद होती हैं। एक्सेप्ट हमने क्या कहा था कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है कहां स्टार्ट हो गया था, माउथ में। बाकी सभी जितने भी इंपॉर्टेंट, चाहे प्रोटीन की बात करूं, फैट की बात करूं, ये सब यहीं पर कहां पर, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो हमने कहां से स्टार्ट किया था, माउथ, उसके बाद हम कहां गए, ईजोफेगस। अब लास्ट हम तीसरे पार्ट कहां पर आ गए, स्टमक। स्टमक की 2-4 डिफरेंशिएशन चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ये क्या आपका ईजोफेगस, और ये क्या आपका माउथ, और ये क्या आपका स्टमक। क्या हो गया आपका, ये स्टमक। ये क्या हो गया आपका, स्टमक। अब आप एक चीज समझिए, ये जो स्टमक होता है, सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है कि स्टमक जो होता है वो इससे क्या होता है, कनेक्टेड होता है। किससे, ईजोफेगस से। और ईजोफेगस डायरेक्टली अपना खाना कहां छोड़ देता है, स्टमक के अंदर छोड़ देता है। अब ये जो स्टमक होता है ना, इसका जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। अब एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है, और उस केमिकल का नाम होता है HCl। क्या नाम होता है, HCl। HCl को अगर मैं केमिकली बोलूं तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जिसके पीछे एसिड लगा हुआ है तो ऑब्वियस है वो कैसा होगा, एसिड होगा। तो इसके अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है, स्टमक के अंदर HCl पाया जाता है, जिस वजह से इसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक। अब आप सोचो, आपके पेट में HCl का क्या काम, इतने एसिड चीज का या फिर एसिड का क्या काम। अब आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूं, HCl का pH जो होता है ना, वो ले देके 1 से 2 के आसपास होता है। 1 से 2 pH समझते हो कितना होता है, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सोचो आपके घर में जो एसिड आता है, वो जो सुबह मतलब जो भी आते हैं बेचने के लिए, वो जो एसिड होता है उसका pH मुझे लगता है 6.52 लेके या 6.3 to 5 अप्रोक्सीमेट होता है। 6.5 के आसपास, 6.5 से भी अबव भी चला जाता है। जितना पानी डालोगे उतना डाइल्यूट होता चला जाता है। अब सोचो वो एसिड जब इतना खतरनाक होता है, जिसको कहते हैं कि लोग बाग जो सुबह बोलते हैं कि बहुत अच्छे से डालना नहीं तो ये हो जाएगा। सोचो पेट के अंदर तो 1 से 2 बार बैठा हुआ है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर ये पेट के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड बैठा हुआ है, ये तो पेट की वाट लगा देगा। तो पेट के पास कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए इससे बचने के लिए। तो आपको याद रखना है, इतने स्ट्रॉन्ग एसिड से बचने के लिए पूरा स्टोरी की तरह लेके चलो।
पूरा डाइजेशन कैसे लेके चलो, स्टोरी की तरह समझो। जब आप एक तरीके से स्टोरी की तरह इसको समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। डाइजेशन में कोई भी कुछ भी कहीं से ही पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब तुम्हारे दिमाग में होगा। स्टोरी क्या कहती है, हमने स्टार्ट कहां से किया था, कहां से करते हुए कहां आ गए। अब स्टोमक का डाइजेशन में क्या हेल्प था, इसके अंदर क्या पाया जाता है, HCl। HCl कैसा होता है, एसिडिक, और जो एसिडिक होते हैं वो आप समझ ही रहो कि इसका एनवायरमेंट एसिडिक, यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे वॉल को क्या कर सकता है, डैमेज। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर ना बहुत मोटी लेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, मोटी लेयर, म्यूकस की लेयर होती है। क्या सी लेयर होती है, म्यूकस। तो इसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब समझ रहे हो म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई पेट के अंदर क्या बैठा है, HCl। अब HCl क्या करता है, एसिडिक होता है। अब उससे अगर अपने पेट को बचाना तो क्या चाहिए, एक मोटी कवरिंग चाहिए, और वो मोटी कवरिंग किससे मिलकर बनी होती है, म्यूकस से। और इसलिए इस मेम्ब्रेन को मैं क्या बोल रहा हूं, म्यूकस मेम्ब्रेन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब सोचो, अब कहानी ये होती है, चलो हमने अपने पेट को HCl से बचा भी लिया। अब ये बताओ सर कि HCl का फायदा क्या है। अगर हम HCl को पेट से बचा भी लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन HCl का मेन काम क्या है, तो बेटा HCl का मेन काम क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, एंजाइम की एक्टिविटी, यानी कि एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम होता है। इसका क्या काम होता है, खामे खाई नहीं है HCl। अगर आपको लग रहा हो कि खामे खाई दे रखा है पेट के अंदर HCl, अगर ऐसा हो तो 2-3 लीटर अपने अपने पेट से निकाल भी सकते हो और बेचो आराम से। सोचो इसका 6.5 2 लीटर HCl में पता है आपका कितना बन जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। 2-4 कैन भर जाएंगे आपके HCl की, बेच के अमीर हो सकते हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कर भी मत देना, ठीक है। ये सिर्फ जोक सपाट था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आप करोगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको, इंसान ही नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो HCl है इसका मेन काम क्या है, तो HCl हमारे पेट में मजे लेने के लिए नहीं बैठा हुआ है। HCl जो पेट के अंदर बैठा हुआ है उसका मेन काम होता है एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनको एक्टिवेशन में HCl की मदद होती है। जैसे कि मैं एक एग्जाम की बात करूं तो एक एंजाइम है एंट्रोकाइनेज एंजाइम, ये भी हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। इसको एक्टिवेट करता है कौन, HCl एक्टिवेट करता है। कौन एक्टिवेट करता है, HCl। अब एंट्रोकाइनेज का क्या काम है भाई, अच्छा ये समझो एंट्रोकाइनेज क्या है, ध्यान से देखो, ASE, जिसके पीछे भी ASE लगा होगा वो क्या है आपका। तो लाइट कट ऑफ होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें देखने को मिली, लेकिन हम जहां थे हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि स्टमक के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंट्रोकाइनेज, और वो एंजाइम कौन एक्टिवेट करता है, HCl। इसीलिए HCl हमारे पेट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये एंट्रोकाइनेज क्या करता है, देखो हर चीज के पीछे रीजन है। एंट्रोकाइनेज कुछ और नहीं करता, अब ये फर्दर ऑन जितने भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है। जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, इनको कौन एक्टिवेट करता है, आपका एंट्रोकाइनेज एंजाइम। इसका मतलब टोटली मिला के मैंने क्या कहानी की में क्या कहा कि भाई फूड जो था, फूड पाइप से कहां गया, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या पाया जाता है, HCl। HCl क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है। किस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंट्रोकाइनेज एंजाइम को। एंट्रोकाइनेज क्यों हमारे स्टमक में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फर्दर ऑन दूसरे एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। अब देखो दो चीजें मजेदार आपको यहाँ पर ये समझनी होगी, और वो क्या समझना है, देखो आपको पता है ये जो आपको दिखा रहा है, ये जो फूड कहां से कहां जा रहा है आपके पास, फूड जा रहा है यहाँ से, फूड पाइप से कहां जा रहा है आपके पास, स्टमक के अंदर। और स्टमक से कहां जाता है, मैं आपको बताऊंगा तीसरे पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो फूड आपका यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ कुछ दरवाजे प्रेजेंट होते हैं, चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप एक चीज समझो, फूड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा है, जब आप सोते हो लेट तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, स्टमक से वापस भी आना चाहिए। अगर वहां कोई दरवाजे या चैनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो फूड क्या हो सकता है, वापस स्टमक से कहां आ सकता है, ईजोफेगस के अंदर। यही कारण है कि यहाँ पर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, दरवाजे प्रेजेंट होते हैं। उन चैनल्स या दरवाजे को हम स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं इन एक्चुअल में, क्योंकि ये यहाँ पर पाया जाता है, इसको हम बोल देते हैं ईजोफेगस स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, ईजोफेगस स्फिंक्टर बोलते हैं। और ये जो यहाँ पर पाया जाता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, क्लैरिफाई। मुझे लग रहा है आप घबरा गए होंगे, सुनो सुनो ध्यान से समझो। खाना यहां से यहां ट्रेवल करता है, जब ये खाना यहां से यहां ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियस है, अगर यहां पर कोई दरवाजा नहीं होगा तो जब आप लेटोगे सोओगे तो खाना यहां से यहां भी तो ट्रेवल कर सकता है। उसको रोकने के लिए क्या होते हैं यहाँ पर, दरवाजे। और उन दरवाजों को इंग्लिश में मैंने क्या बोला, स्फिंक्टर। अब इस वाले का नाम स्फिंक्टर रखा गया है, तो कौन सा स्फिंक्टर है, ईजोफेगस स्फिंक्टर। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि भाई साहब ये ईजोफेगस से ही तो खाने को अंदर आने को एंट्री रोकेगा या फिर क्या करेगा, जाने देगा। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, ईजोफेगस स्फिंक्टर। अच्छा सर आपने ये तो बढ़िया क्या, अब अगर यहां से स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जा रहा है तो इसका नाम तो ये होना चाहिए, स्टमक स्फिंक्टर।
नहीं, ऐसा नहीं है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस और बॉडी। तो यहाँ पर जो पार्ट पाया जाता है ना, ये जो पार्ट होता है आपका, ये इन एक्चुअल में कौन सा पार्ट होता है? कार्डियक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? कार्डियक। इसीलिए इसको नाम या तो हम पाइलोरिक बोल सकते हैं या इसको हम बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। जो क्या काम करता है? भोजन को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में जाने से क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है। अब बात समझ गए होंगे, खाना माउथ से स्टार्ट हुआ था, माउथ से इजोफेगस में गया, इजोफेगस से कहां गया? स्टमक के अंदर गया। स्टमक की कहानी पूरी समझ गए होंगे। अब स्टमक से खाना कहां जाता है? हमारे 4th पार्ट में जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं हम इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन। बाद में पूरा ओवरव्यू लेंगे, अभी 4th पार्ट में 5 ही पार्ट है। 4था पार्ट हम कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ध्यान से समझना, स्टमक जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं आपके? 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। देखो स्पेलिंग मुझे नहीं पता, चेक कर लेना। जेजुनम और इलियम, इसके 3 पार्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अच्छे से मैं दिखा भी दूंगा, पीछे ब्रेक में जाके थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं आपको। हाँ, ध्यान से देखो। पहले ये फूड पाइप था, फूड पाइप के आगे पास में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है? स्टमक है। ये क्या है आपका? स्टमक। स्टमक कहाँ ओपन होता है? ये आपका ये जो जा रहा है, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे वाला पार्ट। ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जितना भी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके 3 पार्ट हो गए। कितने पार्ट हो गए? 3। ये आपका क्या है? स्टमक। ये आपका क्या है? इजोफेगस। और ये आपके क्या है? इसके 3 पार्ट होते हैं इन एक्चुअल में। ये जो पार्ट, ये जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, देखो मैं बना देता हूं आपका। ये आपका स्टमक हो गया, ठीक है। अब ये सी शेप्ड होता है, इसके बाद ऐसे ऐसे दिख रहा होगा आपको, ठीक है, हाईली, ठीक है। अब देखो, जो सबसे पहला ये है, यहां तक स्टमक था। स्टमक के बाद ये जो सी शेप्ड पोर्शन जो आपको इसके पीछे दिख नहीं रहा है, वो पोर्शन जो होता है आपका सबसे पहला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। जो सबसे पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, जो कि सी शेप या जे शेप के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नीट में जब कभी कभार एक दो बार ऐसा क्वेश्चन आया था, तो बहुत सारे जे शेप भी मान लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसको सी शेप पे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सी शेप पे जाइए, ठीक है। तो ड्यूडेनम के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? ड्यूडेनम। ये जो पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनम। उसके बाद ये जितना भी आपको ये दिखाई दे रही है, ये जो भी चीज दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज जेजुनम। और हाईली कोइल्ड पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज इलियम। क्या बोलते हैं हम? इलियम। तो 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, सी शेप, उसके बाद जो दिखाई दिया वो क्या आपका? जेजुनम। और हाईली कोइल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा कोइल्ड पोर्शन में क्या होगा आपका? इलियम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? इलियम पाया जाएगा। अब देखो ये कोइल्ड क्यों है, क्या है, इन सब के पीछे पूरी कहानी है। अभी हमने समझा क्या था? फूड पाइप से गए स्टमक, स्टमक के पास कहां गए हम? पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में गए। अब जरा हम अपनी चीजों पे पहुंचते हैं दोबारा से। हाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहला पार्ट क्या था? ड्यूडेनम। ये क्या करता था? स्टमक को कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। तो इसके स्टार मार्क पॉइंट क्या था? ये सी शेप्ड होता है। कैसा शेप्ड होता है? सी शेप्ड होता है। क्या होता है? सी शेप्ड। अब एक बात समझो, ड्यूडेनम बहुत इंपॉर्टेंट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है भाई? 2 जूस आते हैं। एक जूस आपने सुना होगा, बाइल जूस। कौन सा जूस? वाइल जूस। ये वाइल जूस क्या होता है? इन एक्चुअल में हमें पता होगा, हमारे पास लिवर होता है। लिवर क्या करता है? कुछ एंजाइम, कुछ चीजें जूस सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? जूस सिक्रीट करता है। उस जूस को हम क्या बोलते हैं? बाइल जूस। लेकिन वो स्टोर्ड कहां होता है? हमारे पास गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। मैं आपको एक बार और पीछे जाके दिखा देता हूं। ये क्या? लिवर। इसके लिवर के पास क्या होता है? गॉल ब्लैडर। ये है लिवर, यहां से जूस सिक्रीट होता है, और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर नाम की एक चीज होती है, जहां पर बाइल जूस क्या करता है? स्टोर करता है। जब भोजन आता है, जब भोजन को पचाने की बारी आती है, तो वो बाइल जूस बाइल डक्ट के जरिए होते होते कहां पहुंच जाता है? वो इस ड्यूडेनम के पास चला जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि हमारे लिए ये जो आपका ड्यूडेनम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके पास क्या आता है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस आता कहां से है? लिवर से। और ये स्टोर्ड कहां होता है? जितने पॉइंट बता रहा हूं इन सबको याद रखना। ये स्टोर्ड होता है, मैंने क्या बताया? गॉल ब्लैडर में। कहां होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर्ड होता है। और किस डक्ट के जरिए आता है? डक्ट का मतलब होता है एक तरीके से पैसेज के लिए। तो डक्ट कौन सी थी? बाइल डक्ट। ये 3 पॉइंट स्टार मार्क दिमाग में छाप लो। मैंने क्या बताया?
कि ड्यूडेनम सबसे पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कैसे शेप में होता है? सी शेप में होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डाइजेशन इन एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर ही होती है। अब ड्यूडेनम के अंदर क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर बाइल जूस आता है। बाइल जूस कहां से आता है? लिवर से आता है। लिवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, जिसको स्टोर कौन करता है? बाइल, क्या बताया था मैंने? स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर। कौन स्टोर करता है? गॉल ब्लैडर। और वहां से किसके जरिए? बाइल डक्ट के जरिए होते होते कहां जाता है? ड्यूडेनम के पास आ जाता है। ठीक है। अब एक और इसके बाद जूस पाया जाता है। एक और जूस होता है जिसका नाम होता है आपका पैनक्रियाटिक जूस। क्या नाम होता है? पैनक्रियाटिक जूस। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसके बाद दो जूस आते हैं, एक तो बाइल जूस आया और एक दूसरा जूस कौन सा आया? पैनक्रियाटिक। इन एक्चुअल में पैनक्रियाटिक जूस कुछ और नहीं होता, ये जो ड्यूडेनम जहां पर प्रेजेंट होता है, ये मान लो ड्यूडेनम मैंने बना लिया है, इसके पास एक बाइल यानी कि पैनक्रियाज, ये लीफ से स्ट्रक्चर होता है इसलिए मैंने लीफ बना दिया है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है, जो जूस सिक्रीट करता है, दैट इज कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक जूस। क्या सिक्रीट करता है? पैनक्रियाटिक जूस। और ये जूस डायरेक्टली कहां पर भेज देता है? ड्यूडेनम के पास भेज देता है। ये सब किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन, फैट के डाइजेशन में। ये जो बाइल जूस होता है ना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैट के डाइजेशन में। अगर मैं बात करूं, आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था? माउथ से। अगर मैं बात करूं ना, प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ था, तो याद करो, पेप्सिन, ट्रिप्सिन कहां थे? स्टमक के अंदर। कहां थे? स्टमक के अंदर। तो स्टमक के अंदर मेन डाइजेशन देखने को मिलता है प्रोटीन का। लेकिन अगर मैं बात करूं ना फैट के डाइजेशन की, तो स्टार्ट बेसिक से हो गया होगा, लेकिन जो मेन डाइजेशन होता है ना फैट का, वो होता है ओनली ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम के अंदर। अब आप समझो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन्हीं का मेन डाइजेशन होता है। तो फैट का डाइजेशन मेनली बाइल जूस की वजह से होता है, और वो कहां पर होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम के पार्ट में होता है। कहां होता है? ड्यूडेनम के पार्ट में। तो ड्यूडेनम बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूडेनम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो जो चीजें बताई, जो जो जूस बताया, जैसे जैसे बताया, बस उतना याद रखना, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ड्यूडेनम हुआ। ड्यूडेनम के बाद क्या आता है? जेजुनम आता है। क्या आता है? जेजुनम। ये जो कॉइल्ड पोर्शन होता है, कौन सा पोर्शन होता है? कॉइल्ड पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड एज जेजुनम। क्या बोलते हैं हम? जेजुनम। अब सोचो, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ये ऐसा कॉइल्डिंग में क्यों है? अब समझो, ये जो डाइजेशन हम बढ़ रहे थे ना, अभी तक क्या चल रहा है? सब डाइजेशन चल रहा है, सबको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहे हैं, फैट को डाइजेशन कर रहे हैं। अरे भाई, डाइजेशन के बाद उससे एनर्जी भी तो चाहिए। अब वो एनर्जी कैसे मिलेगी? एब्जॉर्ब करने की। कैसे मिलेगी? एब्जॉर्ब। ये जो डाइजेशन यहाँ खत्म होते जा रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है जेजुनम और इलियम। हालांकि प्योर तरीके जेजुनम के अंदर भी थोड़ा बहुत डाइजेशन होता है, लेकिन मेनली काम इनके अंदर क्या होता है? प्योर काम क्या होता है इनके अंदर? एब्जॉर्प्शन। क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन। यानी कि अगर मेरे से कोई पूछता है भाई डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? माउथ से। लेकिन अगर मेरे से कोई पूछे कि एब्जॉर्प्शन कहां से इन एक्चुअल में स्टार्ट हुआ, तो जेजुनम और इलियम से स्टार्ट हुआ। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन पार्ट, वहां से जहां से एब्जॉर्प्शन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है, जेजुनम और इलियम। तो अब देखो, एब्जॉर्ब करने के लिए देखो, समझो, जैसे मान लो ये मेरा एक हाथ है, मतलब हाथ एक ही हाथ है, ऑब्वियस है। अब इसे मैंने पानी में डाला। कहां डाला? पानी। मान लेते हैं पानी जो है मेरे हाथ के ऊपर, मतलब गीला करता है कुछ भी, तो इसका सरफेस ये है ना, ये सरफेस एरिया होगा। अगर मैं डालूंगा तो यही पानी आएगा। लेकिन इसी एरिया को मैं ऐसे कर दूं और फिर पानी में डालूंगा, तो मेरा ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? पानी से कवर अप हो जाएगा। अब एक बात समझो, ऐसे पानी ज्यादा एब्जॉर्ब किया या ऐसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया? दिमाग लगाओ, ऐसे या ऐसे? ऐसे एब्जॉर्ब ज्यादा किया। क्यों? क्योंकि जब मैंने ऐसे किया तो सरफेस एरिया मेरा क्या हो गया? बढ़ गया। जब सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियस है कि पानी क्या होगा? मैं ज्यादा एब्जॉर्ब करूंगा। यही कारण है कि जो आपके जेजुनम और इलियम पार्ट होते हैं, वो कैसे होते हैं? कॉइल्ड मैनर में होते हैं, जिस वजह से क्या होता है? यहां पर एब्जॉर्प्शन क्या होती है? ज्यादा देखने को मिलती है। इसका हाईली कॉइल्ड पोर्शन, कैसा पोर्शन बेटा? हाईली कॉइल्ड पोर्शन क्या कहलाता है? आपका इलियम कहलाता है। इसका भी मेन काम क्या है? एब्जॉर्ब करने का। क्या करने का? एब्जॉर्ब करने का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की रामकथा यहां पर हमारी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब खाना आगे पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं हम इसको? लार्ज इंटेस्टाइन। स्पेलिंग गलत है, मैं बोल रहा हूं, खुद से चेक कर लेना, गलत है वैसे, ठीक है? एन भूल गया हूं, लगा लेना अपने आप। लास्ट पॉइंट हम कहां पहुंचते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचते हैं? लार्ज। अब खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बेटा 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है? ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन था। ये सब क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन था, ठीक है? अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहां गया? लार्ज इंटेस्टाइन।
तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला पार्ट, जब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड एज सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। उसके बाद ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कोलोन। क्या बोलते हैं हम इसको? कोलोन। और देन फाइनली ये जो आप जहां पर एक्सक्रीशन होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। यानी कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, जजनम, इलियम, उसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम क्या होता है? वो पहला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, जो फूड कहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां लेके आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में लेके आता है, दैट इज द सीकम। सीकम के पास एक चीज प्रेजेंट होती है जो किसी के काम की नहीं है, जिसको बोलते हैं खामे खाई, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। यहां पर एक स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। और उसका कोई यूज नहीं होता, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे। वो हमारे लिए काम का नहीं है और नहीं हम इसके बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं। बस ये याद रखना है, कहां रखना है? सीकम के पास प्रेजेंट होता है। इसके बाद ये जो लाइन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा बड़ा, इसको क्या बोलते हैं? कोलोन। कोलोन के 3 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं असेंडिंग। क्या बोलते हैं इसको? असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब चढ़ना। क्या बोलते हैं? असेंडिंग का मतलब चढ़ना। ये क्या है आपका? बताओ। ट्रांसवर्स। क्या है आपका? ट्रांसवर्स। और ये आपका क्या है? फिर नीचे आ रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। तो कोलोन के 3 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। यानी कि इसके कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 पार्ट, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। और देन फाइनली क्या होता है आपका? रेक्टम, जो कि रेक्टम के जरिए क्या होता है? फाइनली आपका जो भी एक्सक्रीशन होता है वो बाहर निकल जाता है। अब समझो, ये कहानी एब्जॉर्प्शन की थी। यहां पर कहानी एब्जॉर्प्शन में जितनी भी काम की चीजें थी सारी निकाल ली। जो बच गया वो क्या है? एक्सक्रीशन है, बाहर निकालना है बॉडी से। जब ये सारी चीजें थी, तो इसका क्या मतलब है? क्यों बना रखा है? क्यों दे रखा है? देखो, होता क्या है, हमें हमारी बॉडी से बॉडी फ्लूइड जो होता है वो कम से कम मात्रा में निकालना होता है। यानी कि जो हमारा एक्सक्रीशन हो वो सॉलिड से सॉलिड होना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसमें से जितना भी पानी है उतना पानी क्या कर ले? हम खींच ले। यानी कि उसके अंदर पानी नाम की कोई चीज ना रहे। यानी कि जितना भी मटेरियल बाहर निकलने वाला है वो सॉलिड के टर्म में होना चाहिए। तो हमारा ये जो आपकी कोलोन वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इनका मेन काम क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। स्टार मार्क करके लिख लेना, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ध्यान से स्टेटमेंट को अच्छे समझो। री क्यों बोल रहा हूं? अरे भाई, पानी एब्जॉर्ब तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी किया होगा ना, तो क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। लेकिन बचा कुचा पानी कौन एब्जॉर्ब करता है हमारा? ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन करता है। कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन, जो एक्सक्रीटा को सॉलिड से सॉलिड बनाने का काम करता है। इसीलिए मैंने यहां पर क्या लिखा? स्टार मार्क करके, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या लिखा? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो समझ में आया? इसके बाद फाइनली हमारा क्या हो जाता है? यहाँ से एनएस के जरिए, ये एनएस होता है, इसके जरिए हमारा जो भी एक्सक्रीशन होता है वो हो जाता है। अब मैं जरा एक बार आपको पीछे लेके चलता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन कैसा दिखाई देता है? हाँ, ये क्या, देखो ध्यान से, ये क्या था आपका पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यहाँ से जहां पर ओपन हुआ, दैट इज कॉल्ड एज सीकम। क्या बोलेंगे? सीकम। यहां पर ये जो साइज दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इसके बाद ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कोलोन। क्या बोलते हैं? कोलोन। ये कौन सा है? असेंडिंग कोलोन। ये कौन सा है? ट्रांसवर्स कोलोन। और ये क्या है आपका? डिसेंडिंग कोलोन। और ये क्या है? रेक्टम। और रेक्टम के जरिए यहां से एनएस के जरिए क्या हो जाता है? फूड जो भी होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो इन द एंडिंग पूरी स्टोरी के जरिए हमने समझा कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो थोड़ा समय लगता है। अगर वीडियो को थोड़ा सा अगर आपको लगा जल्दी में हुई है, तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार और अच्छे से वॉच कर सकते हैं। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है, और अगर आपने जितनी चीजें मैंने बताई, इतनी चीजें अगर आपने दिमाग में डाल ली, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर कोई डाइजेशन से या डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई अगर क्वेश्चन पूछता है, तो आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दोगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोई पूछने वाला है पूछेगा, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर मैंने जितना पढ़ा है उसमें इसके बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। आप बस इतने अच्छे से तैयारी करके जाए कि जितना मैंने बोला है उसको अच्छे से हर एक पॉइंट के ऊपर मैंने जो बोला है उसको अच्छे से वॉच करें। वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार समझें, 2 बार नहीं 3 बार देखें। आपके दिमाग में अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम बैठ गया, तो फिर आपके दिमाग से कोई भी रात में भी अगर कोई पूछेगा ना, सोते हुए पूछेगा कि हाँ भाई पेनक्रियास कहाँ, पेनक्रियाटिक ग्लैंड कहाँ, पेनक्रियाटिक जूस में सिक्रेट किया जाता है, तो आप बता दोगे भाई ड्यूडेनम में सिक्रेट किया जाता है। क्या काम होता है? फैट के डाइजेशन में या प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज आप बता सकते हो। बेसिकली मैंने स्टोरी के जरिए समझाया कि फूड कहां से स्टार्ट हुआ? माउथ से कहां गया? ईजोफेगस से कहां गया? स्टमक से कहां गया? स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां गया?
लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए। तो मैंने बेसिकली सारा बता दिया आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, कंटेंटफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हम मिलते हैं आपसे, अब विदा लेते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।